Hello and welcome back everyone to Unacademy J channel. I am Samir Chincholi, your mathematics mentor, and I have with me Purnima ma'am. और आज हमारे साथ में एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। आप सभी को इनका काफी इंतजार था और हम आपके यहाँ पर जो भी क्वेरीज है सभी के सभी यहाँ पर जो है इनसे पूछने वाले हैं। आपको यहाँ पर जो भी दिक्कतें आती है अपनी जेईई की प्रिपरेशन वो सभी आपकी इस पर्टिकुलर सेशन के साथ में सॉल्व होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस अमेया सिंघल टू यू। अमेया, वेलकम टू अनअकैडमी जेईई चैनल। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पे पता होगा कि अमेया ने एक बहुत ही अमेजिंग फीट अचीव करके दिखाया है। ही हैज स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन द लेटेस्ट जेईई मेन जो यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट हुआ है 2021 का। उसमें अमेया ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो अमेया, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ अस। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, एंड बच्चों यहाँ पर जो भी आप ये सेशन देख रहे हैं आपको पता होगा कि हमारे साथ में ऑलरेडी इतने सारे बच्चे अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर रेगुलरली जो है कुछ ना कुछ क्वेरीज पोस्ट करते रहते हैं। इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स इन द कंट्री फॉर जेईई प्रिपरेशन। लेकिन आपके क्वेरीज जो रेगुलर बेसिस मिलते हैं मुझे है कि उनका सबसे बेहतरीन तरीके से आंसर आज देने के लिए हमारे पास जो गेस्ट हैं अमेया, वो सबसे सूटेबल पर्सन रहेंगे क्योंकि ये भी आप ही के जैसे हैं। इन्होंने भी यहाँ पर जो है अपनी जो जेईई की तैयारी है जस्ट फिनिश करी है और अभी यहाँ पे एडवांस की तैयारी के चलते यहाँ पर हमने इनसे थोड़ा सा समय मांगा है और हम चाहते हैं कि इस छोटे से सेशन में ये आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड करें। ऑलराइट अमेया, सो वी विल स्टार्ट विद वन वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आपने अपनी बेसिकली ये जो जर्नी है जेईई की ये कैसे स्टार्ट करी थी? क्या आप यहाँ पे काफी पहले से जेईई के लिए इंटरेस्टेड थे? क्या आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए इंक्लाइन थे या आपने है ना बाकी बच्चों की तरह यहाँ पे 11th में आकर सोचा कि हमने बेसिकली क्या सिलेक्ट करना चाहिए? तो बेसिकली मेरे फैमिली में मोस्टली सब इंजीनियर्स ही हैं एंड मेरे फादर एंड ग्रैंडफादर दोनों मतलब इंजीनियर्स हैं एंड मेरा ब्रदर भी आईआईटी गुवाहाटी से ही पास आउट है। तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन थी कि उसी फील्ड में जाने का मन था शुरू से। तो इसलिए थोड़ा अर्ली डिसाइड कर लिया था कि आईआईटी ही जाना है, मतलब उसी की तरफ तैयारी करनी है। तो इसलिए मैंने 10th में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी। ऑल्दो 11th में आके ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करा था, बट 10th में बेसिक मैंने स्टार्ट कर दिया। क्या कोई यहाँ पर ऐसी so you were an early starter, जैसे कि हम यहाँ पर बच्चों को यूजुअली बोलते हैं थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर लेना चाहिए। एंड आई गेस यहाँ पर आपका क्योंकि ब्रदर ही आपके लिए सबसे बेहतरीन गाइड रहा होगा तो आई गेस आपको थोड़ी हेल्प वहाँ से भी मिली होगी। आई एम प्रीटी श्योर अलॉन्ग विद ऑल द एजुकेटर्स जो आपके साथ में कनेक्टेड थे। आई गेस एक अपने सीनियर का है ना क्लोज वन का गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड ये जान के काफी खुशी हुई कि आपके साथ में ऑलरेडी ये एक गाइडेंस मौजूद था। Purnima ma'am, please continue with the questions. Yes, I was saying कि आपको यहाँ पर क्या कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच या फिर टेक्नोलॉजी एक्साइट करती थी या सिर्फ आपको पता था कि हाँ मुझे कैसे तैसे आईआईटी में पहुंचना और उसके बाद देखूंगा कि बेस्ट पॉसिबल ब्रांच कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब लूंगा? मतलब शुरू से सुना है कि कंप्यूटर साइंस ही बेस्ट ब्रांच है एंड मतलब सब उधर ही जाते हैं, तो मन तो उसी की तरफ था। ऑल्दो स्टार्टिंग में इतना आइडिया नहीं था ब्रांचेस के बारे में, बट अब मतलब थोड़ा आइडिया है, लेकिन तब भी मन तो मेरा कंप्यूटर साइंस में जाने का ही है। बट वो मेन रीज़न नहीं है आईटी जाने का, वो आई थिंक इंजीनियरिंग बेसिक फैमिली बैकग्राउंड है एंड उसी की तरफ हमेशा सुना है, तो उस रीज़न से आई थिंक थोड़ा ज़्यादा था कि इंजीनियरिंग में जाना है एंड आईटी जाना है, बट प्रेफरेंस तो कंप्यूटर साइंस ही है। That's great. ऑलराइट, सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो है सभी के सभी है ना दरवाजे आपके लिए ओपन रहेंगे। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कंप्यूटर साइंस तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड दैट्स अ ग्रेट है ना फीलिंग कि हम यहाँ पर जो बेसिकली गोल लेकर चले हैं वो अल्टीमेटली हमने अचीव कर लिया। हालांकि यहाँ पर अभी आपका एडवांस का पेपर आना अभी बचा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल बी डूइंग अमेजिंगली वेल देयर एज वेल। अच्छा, एक जो है बच्चों की क्वेरीज बहुत ही रेगुलर आपने सुनी होगी, आपके जो है दोस्त भी यहाँ पर रेगुलर एजुकेटर से पूछते हैं कि ये जो आप बेसिकली जेईई की तैयारी करते हो इसके साथ में स्कूल भी बीच में आते रहता है कि हमें यहाँ पे अभी बोर्ड्स भी देना है ना, वहाँ पे भी हमें कई सारे असाइनमेंट सबमिट करना है। तो इसको आपने कैसे मैनेज किया? स्कूल तो आई थिंक अगर जेईई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो काफ़ी इजीली हो जाता है क्योंकि कंटेंट मोस्टली सेम रहता है। बस एग्जाम से पहले थोड़ा थ्योरी एंड डेरिवेशंस वाला पार्ट पढ़ना पड़ता है, तो वो आई थिंक मतलब एग्जाम से पहले 1 to 2 days भी दे दो तो आई थिंक वो हो जाता है। बाकी फिर जो इंग्लिश एंड जो 5th सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई फील कि वो एग्जाम से पहले
कुछ दिन देने से वो मैनेज हो जाता है। एंड स्कूल में मेरी मतलब अटेंडेंस भी एवरेज ही थी, ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बट थोड़ा बहुत अटेंड कर लिया करता था मैं क्लासेस। एंड टीचर्स वगैरह जानती थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो वो भी इतना मतलब कुछ बोलती नहीं थी अगर क्लासेस ना भी अटेंड करूँ, तो मैनेज हो गया था, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पे थोड़ा सा समय जो है एडिशनल चुरा पाए थे फ्रॉम स्कूल, और उसको आपने बेसिकली जेई के लिए डिवोट किया था ताकि आप अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर पाओ, इजंट इट? दैट्स ग्रेट। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस क्योंकि सेम रहता है, तो उसको तो यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि आपने बस जो बोर्ड्स के या प्री बोर्ड्स के पहले के कुछ एक दिन होते हैं, उनमें ही आपने जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया था, या पहले से आपका थोड़ा थोड़ा ध्यान था उन सब्जेक्ट्स की तरफ? जब स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे तब थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, एंड क्लासेस भी रेगुलरली तो नहीं, बट वंस इन अ वाइल अटेंड कर लिया करता था जस्ट टू नो कि क्या टॉपिक चल रहा है। तो थोड़ा बहुत आइडिया में रखता था, यूनिट टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर लेता था। उससे एंड में थोड़ा प्री बोर्ड्स वगैरह के टाइम हेल्प हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बेसिक आइडिया होता है कि क्या पढ़ा है एंड टीचर्स ने किस तरह से पढ़ाया है। ऑलराइट, नाइस नाइस। तो ये क्वेरी डेफिनेटली बच्चों की आएगी। यस, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं ऑल अराउंड द ईयर अपने स्कूल को सॉर्ट ऑफ थोड़ा नेग्लेक्ट ही करते रहते हैं, और फिर जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में फटाफट से अपनी एनसीईआरटी वगैरह उठाते हैं और पढ़ते हैं। तो एंड उस टाइम पे फिर जेई का प्रिपरेशन का आपका टच छूट सा जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाते हैं, डेरिवेशन में लग जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात अमेया ने कही कि यार मैं अपने स्कूल को साथ लेकर के चल रहा था, मैंने उसे टोटली नेग्लेक्ट नहीं किया। तो हमेशा मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ बोर्ड्स भी अच्छे जाएंगे, जैसा कि सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार तो आईआईटी निकाले बोर्ड में तो अच्छे नंबर ले आना, राइट? तो आई थिंक दैट इज अ रियली गुड पॉइंट आई लाइक फ्रॉम अमेया। यस, आगे तो यहाँ पर एक बात और बताओ कि बच्चों का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होता है कि मतलब बहुत ही मतलब वेग सवाल होता है, वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे सवाल, लेकिन तब भी आपसे पूछना चाहूंगा स्ट्रेट अवे, जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? मतलब अगर पर्सनल बताऊं तो ऐसा कुछ बहुत फिक्स तो नहीं था, वेरी करता था डे टू डे एंड कितना काम है, बट ऑन एवरेज आई थिंक 11 to 12 आवर्स तो आई थिंक ऑन एवरेज हो जाते हैं। किसी दिन कम भी होते हैं किसी रीजन से, किसी दिन ज़्यादा भी करना पड़ता है, बट आई थिंक ऑन एवरेज अगर 11 आवर्स कंसिस्टेंटली पुट इन करें तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। एंड सो व्हेन यू से 11 आवर्स, डज दैट इंक्लूड द क्लासेस का ड्यूरेशन जहां पर आप सीख रहे होते हैं कुछ, या ये 11 आवर्स आप केवल अपने जो सेल्फ स्टडी है उसके लिए कहना चाहते हैं? नहीं, वो मतलब वो क्लासेस वगैरह भी स्टडी में ही काउंट करता हूँ मैं, तो उसको इंक्लूडिंग ही बता रहा हूँ 11 आवर्स। ऑलराइट, सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग यू थिंक कि कम से कम 11 घंटे 12 घंटे तो हमने स्पेंड करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे रिजल्ट को यहाँ पर जो है जनरेट कर पाए। तो मेहनत कहीं ना कहीं लगती है, इवन इफ समवन इज रियली टैलेंटेड। जो यहाँ पर कहते हैं ना कि इतने घंटे तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतने आवर्स डिवोट करना पड़ेंगे टू मास्टर एनी स्किल। सो आई गेस दैट इज करेक्ट मैम, एग्जैक्टली कि यहाँ पर भी इतने घंटे तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे जो भी बच्चे अनअकैडमी जेई पे अभी इस बात को सुन रहे हैं, थोड़े और रेगुलर हो जाएं आप लोग। हम आपसे हर बार यही कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर रेगुलर रहोगे और रेगुलर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे कुछ एक आवर स्पेंड करते हो, तो लॉन्ग रन में वो कंपाउंड होते होते आपके जो है काफी आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, एंड दैट गोज फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो विद इन अ ईयर, विद इन 2 years आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व कर पाओगे। बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, हमें आपने अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा नोटिस की होगी कि वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं, है ना? वो मतलब एक दिन तो बहुत पढ़ाई कर लेंगे, फिर 2-3 दिन फिर से पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर बहुत पढ़ाई कर लेंगे। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोटिवेशन का भी फ्लक्चुएशन है। Students are not able to stay motivated throughout the journey of their JEE preparation. So क्या आपने ये महसूस किया कि मोटिवेशन कहीं डाउन होता है या अप जाता है, या अगर अप एंड डाउन अगर हो रहा है तो आप उसको मेंटेन कैसे करते थे, क्योंकि काफी लंबी जर्नी होती है JEE preparation? मोटिवेट तो आई थिंक मोटिवेशन थोड़ा तो खुद से लाना पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम। सब एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे एंड कुछ सिचुएशन का पता नहीं था, तो थोड़ा आई थिंक 2 years के बाद थोड़ा बोरिंग भी होने लगता है, सेम ही चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, इतनी बार रिवाइज कर लिया, तो वो थोड़ा मोटिवेशन तो कम होता ही है। बट आई थिंक माइंड में गोल होना चाहिए कि मेरे को वहाँ जाना है, एंड 2 years अगर मैं इतने एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं तो एंड में आके आई कांट लेट देम गो टू वेस्ट, मतलब उनको अच्छे से यूटिलाइज तो करना है। तो आई थिंक वो मोटिवेशन कम होता है, बट वो एम दिखना चाहिए कि हाँ आई हैड सेट दिस गोल सो आई हैव टू अचीव इट,
तो उस गोल की तरफ काम करते रहना चाहिए। मतलब वो तो मोटिवेशन तो आई थिंक खुद से ही आता है, और मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया देन आई थिंक बर्न आउट हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसा बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता हूँ, दिन में कुछ फिक्स आवर्स जितने उतने ही पढ़ता हूँ, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंटली करता हूँ, ताकि ऐसा ना हो एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया तो बर्न आउट हो जाए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता हूँ ताकि बर्न आउट भी ना हो एंड स्मूथली चलती रहे प्रिपरेशन। राइट, तो यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें बर्स्ट में पढ़ाई नहीं करनी है कि एक दिन बहुत ज्यादा कर लिया और उसके बाद में इतना ज्यादा यहाँ पे हालत फंस हो गई कि कुछ किया ही नहीं। बट आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि जो आपने कहा कि मैं 11-12 घंटे एटलीस्ट पढ़ता था, तो इन 11-12 घंटों का ब्रेकअप क्या था? मतलब आपकी कितनी घंटों की क्लासेस हुआ करती थी जो आप अटेंड कर रहे थे, फिर कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, क्या आप रिवीजन हर दिन करते थे, कौन से टॉपिक्स का करते थे? ऑल ऑफ दैट आई थिंक वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद सिर्फ या तो क्लासेस अटेंड करके रह जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी रिविजन करते ही नहीं, सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन करने के लिए बैठते हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी हियर? मतलब मैं क्लासेस तो ऐसे डेली तो नहीं करता था, मोस्टली 3 to 4 days अ वीक ही क्लासेस में करता था, ताकि बाकी डेज में मैं सेल्फ स्टडी को डिवोट कर पाऊँ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वो सब कर पाऊँ। तो आई थिंक मेरे को वो ज़्यादा हेल्प करा कि रादर देन डेली क्लासेस करने से मेरे को वो बेटर लगता था कि मैं एक्स्ट्रा टाइम सेल्फ स्टडी को भी डिवोट कर पाऊँ। उसके अलावा आई थिंक रिविजन तो 11th-12th में, तो आई थिंक 12th में आके थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था 11th के टॉपिक्स का, स्पेशली जो टॉपिक्स 12th में यूज़ होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया एंड फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आगे यूज़ होते हैं, तो उन सब का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। बट मोस्टली आई थिंक मेन जो रिवीजन होता है वो 12th के एंड में आके एग्जाम से पहले ही मेन रिवीजन करा था मैंने। एंड मोस्टली ये होता था कि क्लासेस करता था 3 to 4 days अ वीक, उसमें आई थिंक हाफ अ डे क्लासेस हो गई, बाकी हाफ डे में अपना नॉर्मल सेल्फ स्टडी करता था, और बाकी दिन में नॉर्मल अपने जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल मेरे को सॉल्व करना होता था उसकी प्रैक्टिस करता था एंड अपने क्लास नोट्स रिवाइज करता था। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना कि जो है रेगुलर बेसिस पे जो है रिवीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नया टॉपिक पढ़ना है। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे कि अब एक ओपन प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया अनअकैडमी जे जैसा, जहाँ पर जो है 11th-12th दोनों आप एक साथ दे सकते हो, या फिर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया है जहाँ पर आपको एक ही साथ मल्टीपल बैचेस देखने का यहाँ पर ऑप्शन है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पे ना 12th भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज वेरी वियर्ड। 11th वाले बच्चे सोचते हैं कि हम 12th भी साथ में पढ़ लेते हैं ताकि बाद में जाके हमें फायदा होगा, बट दैट एक्चुअली टिल्स देयर टाइम जहाँ पर वो बेसिकली 11th के टॉपिक्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्होंने समझना चाहिए कि जिस समय जो पढ़ाया जा रहा है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देके उस टॉपिक की प्रैक्टिस आपने मैक्सिमम लेवल पे कर लेनी चाहिए, एंड दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी। बहुत ज्यादा आगे है ना दौड़ के जाने से भी फायदा नहीं होता है। कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में अगर जा रहा है फर्स्ट हैंड, जब आपने पहली बार चीजों को देखा है, तो यार उसकी जो है परमानेंसी अपने दिमाग में बनती नहीं है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना कर लें। तो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो ये जरूर देखें कि आप हमें जो सेशंस में देखते हैं, आप जो यहाँ पे क्लास इलस्ट्रेशंस के थ्रू सीखते हैं, उसकी आप यहाँ पे फर्दर अपने आप से सेल्फ स्टडी के साथ में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं वापस जो है आपको ले जाना चाहता हूँ अपने पिछले सवाल की तरफ, विच वॉज अबाउट मोटिवेशन, है ना। क्योंकि आपने कहा कि आप बेसिकली यहाँ पर जो है अपने गोल को ध्यान में रख रहे थे, एंड आपने बोला था कि यार यहाँ पे 2 साल तक मेहनत करिए, अब जो है भले ही यहाँ पे एग्जाम्स पोस्टपोन वगैरह हो रही है, हम बिल्कुल भी यहाँ पे चाह नहीं रहे हैं कि और हम यहाँ पे पढ़ाई करें वही सेम सब्जेक्ट्स, वही सेम टॉपिक्स, लेकिन तब भी आपने जो है वो मोटिवेशन रखा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन जो है डेफिनेटली इंटरनल मोटिवेशन, जहाँ पर आप अपने आप को समझा रहे हो कि नहीं यार, let us put in 6 more months, लेकिन अच्छा करते हैं कुछ, ठीक है। सो दैट इज काइंड ऑफ कमिंग फ्रॉम इनसाइड। लेकिन क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था, है ना, आपके दोस्त हो गए, पेरेंट्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए, कोई और हो गया, यूट्यूब के ऊपर किसी का वीडियो हो गया, है ना, तो क्या चीज थी जो आप बेसिकली एक्सटर्नली ढूंढते थे टू स्टे मोटिवेटेड? कुछ ऐसा जरूरत पड़ा आपको? एक्सटर्नली तो मैं मतलब ऐसे ही सोचता था कि इतना एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो सबको ही मिला है, तो बाकी जो और स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे रहे हैं वो भी सब कंपेटिटर्स ही हैं, तो वो भी इस टाइम को इम्प्रूव करने में ही यूज़ करेंगे। तो मैं अगर ये अपना टाइम वेस्ट कर दूं तो जो भी मैंने 2 years में अपने जो भी अपना बिल्डअप किया है मैंने अपना पोटेंशियल, उसको मैं पीछे कर दूंगा। तो मेरे को भी मतलब और भी जो बच्चे हैं उनके लेवल तक रहना है, तो आई थिंक वो एक मतलब मोटिवेशन फैक्टर था
कि एक्स्ट्रा मंथ्स मिले हैं तो सबको मिले हैं, सब यूज कर रहे हैं, तो मेरे को भी उसको अपने टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज यूज करना है। 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिले हैं तो उसको पूरे अच्छे से यूटिलाइज करना है, पूरी थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी है, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ताकि और कॉन्सेप्ट्स मेरे अच्छे बिल्ड हो पाए एंड पेपर मेरा और बेटर हो पाए। वेरी नाइस यार, मतलब दिस इज कॉल्ड रैशनल थिंकिंग, जहां पर आप बेसिकली ये बात समझ पा रहे हो बड़े मैच्योरिटी के साथ में कि यार ये टाइम जो है मुझे ही नहीं मिला है जस्ट टू यू नो एंजॉय, कि हाँ यहाँ पे थोड़ा और मौका मिल गया मुझे यहाँ पर जो है अपने चैप्टर्स को मास्टर करने का। यू नीड टू सी इट एज ए कॉम्पिटिशन, जो यहाँ पे और बाकियों को भी यहाँ पर जो है मौका मिला है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही सही जवाब आपने यहाँ पर दिया है। आई होप ये बाकी बच्चे भी समझ पाएंगे कि कितना जरूरी है अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करें। ऑलराइट, यस मैम। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि आपके सब्जेक्ट्स जो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वाज देयर एनी फेवरेट सब्जेक्ट, या आपका कुछ ऐसा शेड्यूल था जिसमें आप एक सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम दे दिया करते थे, या फिर आपने सारा का सारा टाइम अपना इक्वली यहाँ पर डिवाइड कर रखा था? लाइक हाउ डिड यू डिवाइड योर टाइम बिटवीन द सब्जेक्ट्स? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा फिजिक्स था एंड मोस्टली मेरे को फिजिक्स एंड मैथ सॉल्व करने में ही मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो केमिस्ट्री को मैंने रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम दिया था एंड ऑल्सो बिकॉज केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं माना जाता है एंड क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं पेपर में, तो इसलिए मैंने उसको कम टाइम दिया था कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स। मोस्टली आई थिंक इनऑर्गेनिक वगैरह जैसे टॉपिक्स एग्जाम से पहले देखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है रादर देन पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि फिर वो एग्ज़ाम आते आते वो भूल जाते हैं अगर रिवाइज ना करो। तो पर्सनली तो मैंने फिजिक्स मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया था, बट आई थिंक मोस्टली बैलेंस ही रहता था। केमिस्ट्री को भी मैं फिर बाद में जब टॉपिक चल रहा होता था तब उतना टाइम देके मैं बैलेंस कर लेता था एंड फिजिक्स मैथ्स थोड़ा कम कर देता था। बट क्या इसने आपके तो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए आपने अलग से जो है किसी रेफरेंस बुक को या किसी मटेरियल को प्रेफरेंस दिया था? बिकॉज सिंस यू आर स्टडीइंग केमिस्ट्री फॉर लेसन नंबर ऑफ आवर्स एज कंपेयर्ड टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एक करेक्ट रिसोर्स मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में कि हम इतना ही देखेंगे, इतने ही घंटे देखेंगे, लेकिन इसमें ना मुझे पता है कि यार सब कुछ सही हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो आई थिंक जो ऑब्वियसली क्लास नोट्स आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। कई बार एनसीईआरटी में थ्योरी थोड़ी वियर्ड लैंग्वेज में रहती है जो फर्स्ट रीड में समझ नहीं आती, तो वो कोई टीचर समझा दे तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो मेन सोर्स तो मैं अपने क्लास नोट्स को रखता था। उसके बाद आई थिंक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एनसीईआरटी तो मतलब मस्ट करता ही था। उसके बाद मैं पीवाईक्यूज करना प्रेफर करता था, क्योंकि उससे पता चल जाता है कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है एंड कोई वीक टॉपिक्स है कि नहीं। उसके अलावा मैंने प्रिपरेशन में तो ऐसे बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स तो फॉलो नहीं करी थी, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने कुछ बुक्स फॉलो करी थी। जैसे ऑर्गेनिक में थोड़ी बहुत MS चौहान मैंने देखी है एंड फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में भी थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करे थे। बट आई थिंक मोस्टली एनसीईआरटी एंड क्लास नोट से काफ़ी अच्छे लेवल तक हो जाता है, बिकॉज केमिस्ट्री एडवांस में भी ऐसी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। अगर कंसेप्ट्स क्लियर है एंड डिसेंट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रखी है तो अच्छे से हो जाता है। ऑलराइट, अमेजिंग, यस मैम। नहीं, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इनऑर्गेनिक जैसे टॉपिक जहाँ पे जितना ज्यादा याद करो उतना ज्यादा कम है आप अटेंड करोगे कि यार आप भूल जाओगे एग्जाम से पहले, तो एग्जाम के समय इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगी। इससे आपका टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाएगा। बट अमेया, क्या ऐसा हुआ था कि आपके केमिस्ट्री में मतलब मार्क्स किस टाइप के आए थे कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ, गिवन कि आपने केमिस्ट्री को थोड़ा कम समय दिया था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? तो मोस्टली मैंने इनऑर्गेनिक को तो पर्सनली थोड़ा नेग्लेक्ट सा ही कर दिया था। मतलब नोट्स वगैरह बनाए थे, क्लासेस करी थी, बट उतना टाइम डिवोट नहीं करा था। तो एंड में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था एंड रिवीजन का टाइम था मेन से पहले, तब मेरे को थोड़ा फील होने लगा कि मॉक टेस्ट वगैरह में इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पा रहे हैं। तो तब मेरे को थोड़ा फील हुआ था कि मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्योंकि इनिशियली मॉक टेस्ट में मेरे काफ़ी कम मार्क्स आ रहे थे केमिस्ट्री में, स्पेशली ड्यू टू इनऑर्गेनिक। तो जो भी टाइम मेन से पहले का था वो मैंने यूटिलाइज करा था कि मैं वो सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी एंड क्लास नोट से अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ एंड सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लूँ ताकि वो रिटेन हो पाए एग्जाम में। एंड फरवरी एंड मार्च में तो मोस्टली यही करा था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था उसमें मैंने मेक श्योर करा कि मैं उन टॉपिक्स को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लूँ ताकि उनमें नॉलेज भी बढ़ जाए एंड वो मेरे एडवांस के लिए भी काम आए। तो
I think Very well, that's a very well really good. great मतलब यहाँ पर strategy. आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चला कि यार कहाँ पे आपकी वीकनेस लाया करती है, एंड देन यू आर एबल टू बेसिकली, है ना, वर्क ऑन दोज शॉर्ट कमिंग्स, ताकि आप और फर्दर इंप्रूव कर पाए। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि अमया जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है टॉपर्स की लिस्ट में है। वो अभी यहाँ पर जो है हम उसके साथ डिस्कशन इसलिए करें बिकॉज फाइनली ही हैज क्रैक्ड दैट 100 परसेंटाइल वाला मार्क, लेकिन 99.99 आई गेस यू आर ऑलरेडी देयर। सो आपको यहाँ पर जो छोटा सा यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट चाहिए था, शायद वो आपने यहाँ पे जो केमिस्ट्री में दिखाया उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली मदद मिली होगी। एंड इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है कि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान जो है ये जो टेस्ट होती हैं, ऑनलाइन टेस्ट है ना, जो आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन मॉक टेस्ट दी होगी, किस फ्रीक्वेंसी से दी और उसका आपको कितना इंपॉर्टेंस लगता है अपने स्कोर में? आई थिंक नॉर्मल जब 11th-12th में तो मॉक टेस्ट उतना फ्रीक्वेंटली नहीं देता था, लाइक मंथली या मंथ में 2, इससे ज़्यादा तो आई थिंक नहीं देता था मैं। उसके अलावा आई थिंक जब प्रिपरेशन के एंड में सिलेबस ख़त्म होने के बाद एंड मेन से लाइक 1 या 1.5 मंथ पहले तो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। मैंने 2019 एंड 20 के क्वेश्चंस थोड़े से छोड़ रखे थे ताकि मैं उनको एज पेपर अटेम्प्ट कर पाऊँ, और बाकी ईयर्स के उससे पुराने मैंने एज अ क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व करा था। तो वो काफ़ी हेल्प हुआ क्योंकि इतने सारे पेपर्स कंडक्ट होते हैं हर साल, स्पेशली इन 19, 20 एंड 21 में, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर्स का रिसोर्स बैंक बन गया है। तो मैंने उस टाइम पे यूटिलाइज करा था कि मैं उन पेपर्स को सॉल्व करूं। तो वो इनिशियली तो मैं वीकली कर रहा था, उसके बाद एंड में आते आते मैंने ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे एक पेपर्स देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तब तक मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज हो चुका था। मेरे को बस अपनी पेपर एग्जाम टेम्परामेंट एंड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे ही वर्क करना था। तो आई थिंक एंड में आते आते ऑल्टरनेट डे या डेली भी दे दो तो आई थिंक वो हेल्प करता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में फिर वो जाके थोड़ा कंफर्टेबल फील होते हैं उस फॉर्मेट से। तो मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि यू वर दैट स्टूडेंट जो बेसिकली हम जो भी बच्चों को एडवाइस देने की कोशिश करते हैं ना, हमेशा आपने वो एडवाइस ली है और उस पे वर्क भी किया है। मतलब हम जैसे चाहते ना यार, आप आखिरी वीक में ऑल्टरनेट डेज टेस्ट दो ताकि आपको यहाँ पर जो है एक फील आ जाए कि आपका पेपर कैसे होने वाला है। और मैं तो यहाँ पर बच्चों को इनफैक्ट ये भी बोलता हूँ कि आप अपने स्लॉट के टाइम पे पेपर दो। आपका अगर 9 बजे का है तो आप सुबह 9 बजे उठ के देना स्टार्ट करो पेपर्स, है ना। आपका अगर 2 बजे का है तो 2 बजे वाला स्लॉट पकड़ के आप जो है हर दिन पेपर देना स्टार्ट करो। थोड़ा मतलब बॉडी क्लॉक भी आपकी सेट होती है और उसके अंदर जो बेसिकली आपको मिस्टेक्स मिलती है वहां से आप बेसिकली फर्दर इंप्रूव कर पाते हो कि यार चलो इनऑर्गेनिक जैसे आपको फील्ड वर्क नहीं आती है तो उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। And that has definitely helped you a lot to that 0.1 margin, 0.1 percentile margin जो है मेरे ख्याल से इस वजह से ही डेफिनेटली यहाँ पे क्रैक हो पाया होगा। एंड दैट्स रियली अमेजिंग। एक सवाल आपसे डेफिनेटली मैं पूछना चाह रहा था कि आपने, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ही मोड्स देखे, जैसे कि हमने भी एज एजुकेटर्स जो है ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाया है, वैसे आप भी यहाँ पर जो है दोनों, है ना, पढ़ने वाली साइड से आपने दोनों दुनिया देखी है। तो ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि क्या चीजें आपको बिल्कुल स्टैंड आउट लगी कि हाँ यार ये तो बढ़िया है, ये तो ऑफलाइन में नहीं मिल पा रहा था मुझे और ऑनलाइन में अब मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? तो आई थिंक ऑनलाइन में मोस्टली ये बेनिफिट है कि अब जैसे स्पेशली ड्यूरिंग द एंड जब सिलेबस हो गया है, मैं अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा था, तब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सारे लेक्चर्स अवेलेबल थे हर चैप्टर के, तो मैं उनको गो थ्रू कर सकता हूँ, जो भी अपने वीक टॉपिक से उनको स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। तो वो आई थिंक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जो ऑफलाइन में नहीं होता। तो ऑनलाइन में आपको जो भी लेक्चर में जो भी डाउट है आप तुरंत वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो आई थिंक काफ़ी बेनिफिट है। एंड प्लस कन्वीनियंस रहती है, आप किसी भी टाइम देख सकते हो, घर पे ही हो, कोई ट्रैवलिंग का टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, तो एनर्जी भी थोड़ी कम वेस्ट होती है जो ट्रैवलिंग में या वहाँ जाने में एग्जॉशन हो जाता है। तो वो आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेशली ड्यूरिंग जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से आई थिंक काफ़ी मतलब बेनिफिट्स हैं। ऑफलाइन के अपने कुछ बेनिफिट्स होते ही हैं ऑफ कोर्स, बट ऑनलाइन भी आई थिंक मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एंड मेरे को तो काफ़ी बेनिफिट करा। मुझे ये भी बिल्कुल बात आपकी सही लगी कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो, है ना, जो पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए ऑनलाइन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन
ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज ऑफलाइन में क्या होता है, पता है आपकी यहाँ पे सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो घर वाले आपको जो है धक्का मार के बाहर भेज ही देंगे कि जाओ जल्दी क्लास में, लेट हो जाओगे नहीं तो, है ना। तो वहाँ पे एक बार आप क्लास में पहुंच जाते हो तो आप यहाँ पे निकल नहीं सकते। 12-1 बजे तक अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आपको बैठना ही होगा, तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ सम स्टूडेंट इज एबल टू ब्रिंग इन दैट वन फैक्टर, देन मुझे लगता है कि ऑनलाइन में वो सभी प्लस पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ऑफलाइन में मिलते हैं। बट एडिशनली कुछ चीजें, जैसे कि आपने बताया कि आप सेम लेक्चर्स को फिर से बेसिकली जो है देख पा रहे थे जो पिछले हो चुके थे, और आप फिर उनको वर्क कर पा रहे थे। अमेजिंग। तो आपने यहाँ पर जो ऑनलाइन का एक तो ये बताया कि इसके अंदर आपको जो है लेक्चर्स खुद से वापस देखते आ रहे थे। इसके अलावा आपने जो मॉक टेस्ट बताई वो आप कैसे देते थे, पेन पेपर बेस्ड देते थे या कंप्यूटर बेस्ड भी देते थे? मैंने पेन पेपर वाले इनिशियली दिए हैं, बट क्योंकि अब एग्जाम्स वगैरह सब कंप्यूटर बेस्ड ही होने लगे हैं, तो आई थिंक कंप्यूटर बेस्ड देने में ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 3 आवर्स कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखना एंड वो सब थोड़ा आई स्ट्रेन भी हो सकता है। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो आई थिंक उससे थोड़ा फेमिलियरिटी बढ़ जाती है एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट से, एंड थोड़ा पोर्टल से भी फेमिलियर होना चाहिए, वरना एग्जाम डे पे मैसअप हो सकता है। तो मतलब पेन पेपर टेस्ट में आई थिंक बस थोड़ा वो होता है कि सेंटर जाके अगर आप दे रहे हो तब थोड़ा माहौल, थोड़ा आई थिंक एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा रहता है कि ज़्यादा सीरियसनेस होती है कंपेयर टू घर में देना। बट आई थिंक पर्सनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एंड क्योंकि कभी भी दे सकते हो एंड मतलब पूरा एनालिसिस वगैरह आ जाता है। तो आई थिंक एग्जाम भी एक्चुअल में वैसे ही होना है, तो आई थिंक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही मैंने ज़्यादा दिए थे। सो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एग्जाम ही कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और एक सवाल है जो मेरे ख्याल से मैंने अभी आपसे नहीं पूछा, और अगर मैं नहीं पूछूंगा तो जो है सारे बच्चे यहाँ पर जो नाराज हो जाएंगे। तो एक सवाल ये है कि बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि सर ये बैकलॉग वाला इशू हम कैसे बेसिकली टैकल कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या आपको बैकलॉग, मतलब जो टॉपिक बेसिकली पढ़ाए जा रहे हैं हमने नहीं पढ़ा, फिर बाद में जाके करना पड़ रहा है, वो बैकलॉग वाला इशू आपको भी क्या आया था अपनी 2 साल की प्रिपरेशन में, या यू आर गुड टू गो? मोस्टली क्योंकि मैं अपनी सारी क्लासेस मतलब प्रॉपर्ली शेड्यूल के अकॉर्डिंग अटेंड करता था एंड सारे टॉपिक्स 1 by 1 पूरे अच्छे से कवर करता था, तो ऐसे बहुत बैकलॉग की प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। बस जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक मैंने थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया था, तो एंड में उसका थोड़ा बैकलॉग बन गया था, क्योंकि मेरे को वो एंड में दोबारा कवर करना पड़ा। एंड उसके अलावा आई थिंक बस कुछ टॉपिक्स थे जो थोड़े मेरे वीक रह गए थे, बट ऐसा नहीं था कि पूरे ही टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए या बिल्कुल टच नहीं करा। बेसिक आइडिया था टॉपिक्स का, बस जो एंड में जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसको मैंने यूटिलाइज करा कि उन टॉपिक्स को मैं और स्ट्रेंथन कर पाऊँ एंड और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर पाऊँ, ताकि उनमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए उन चैप्टर्स का तो मैं वो सॉल्व कर पाऊँ। आई थिंक ये एक बहुत तो यहाँ पर ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने सीखनी चाहिए कि यार अगर आप यहाँ पे टॉपर बनना चाहते हैं ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी यहाँ पे अमेजिंग तरीके से परफॉर्म कर चुका है हमें, ठीक है। सो इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं था, तो आप यहाँ पे पहले तो अपना बैकलॉग क्रिएट ही ना होने दें। अगर आप यहाँ पे 2 साल की प्रिपरेशन में आए हैं, एंटर करा है, तो वो जर्नी को एंजॉय करें, है ना। क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे जो है हाफ वे थ्रू आके जो है उतना इंटरेस्ट नहीं रख पाते हैं जितना उनको इनिशियली था। उस वजह से वो क्लासेस मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर क्लासेस में आ रहे हैं लेकिन फिर से यहाँ पर जो प्रैक्टिस साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए वो मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, मेक श्योर टू हैव दैट फीलिंग कि हमें यहाँ पे उसको एंड भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। और बैकलॉग अगर नहीं रहेगा तो आई गेस आप भी इसी तरह से हमारे साथ में शायद जुड़ पाएंगे और आप भी बाकी बच्चों को गाइड कर पाएंगे। राइट। तो आई थिंक एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि यार 2 साल की जर्नी थी, बट क्या आप पूरे 2 साल सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे? वर देयर एनी एक्स्ट्रा हॉबीज या फिर कोई ऐसी टीवी सीरीज या स्पोर्ट्स जिसको आप परस्यू किया करते थे जस्ट टू लाइटन अप द मूड, और फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद में वापस पढ़ाई के लिए चले जाएं? मतलब ऐसे पर्सनली बहुत ज़्यादा हॉबीज़ तो मेरी शुरू से ज़्यादा रही नहीं है। मोस्टली मतलब स्पोर्ट्स वगैरह मैं स्कूल में खेल लेता था, बट ज़्यादा अच्छा मैं था नहीं उनमें। तो पता था शुरू से स्टडीज़ ही हैं एक ऐसी फील्ड जिसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ, तो मोस्टली तो उसी पे फोकस रहता था। उसके अलावा ऐसा टीवी सीरीज़ वगैरह में कभी मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया नहीं, तो मैंने कभी देखी भी नहीं। बट बहुत ही ओकेजनली कुछ स्पोर्ट्स वगैरह जैसे इंडिया के क्रिकेट मैचेस वगैरह आते हैं तो मेरे फादर को काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उनके साथ देख लेता हूँ। ओलंपिक्स चल रहे थे तो ओलंपिक्स में इंडिया का कोई स्पोर्ट होता था तो वो मैं देख लिया करता था। वैसे ओकेजनली तो ये सब मैं देखता रहता था। उसके अलावा ब्रेक लेने के लिए
यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस में एंटरटेनमेंट के लिए देख लेता था, एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मैं थोड़ा बहुत दिन में लाइक 5 to 10 मिनट्स के लिए यूज करता था, तो स्क्रॉल कर लेता था, देख लेता था मतलब कि क्या चल रहा है, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, तो उससे मतलब थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाता है, मतलब पूरा ऐसा नहीं लगता कि आप हर टाइम पढ़े जा रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये सोशल मीडिया यूज करते थे, बट कितना ज्यादा मॉडरेशन में कि यार मैं 5-10 मिनट से ज्यादा यूज ना करूं। आजकल सब लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो यूट्यूब पर आएंगे तो सही अटेंड करने के लिए क्लास को, बट देखते ही देखते सजेशंस की वजह से कहीं और ही पहुंच जाते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट हैव टू बर्न आउट योरसेल्फ। पूरे दिन आपको यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी है, बट कंसिडरेबल अमाउंट में आपको पढ़ाई करनी है। कंसिडरेबल अमाउंट में ही आपको जो है सोशल मीडिया या फिर स्पोर्ट्स या फिर यूट्यूब, गेमिंग, उन सबको परस्यू करना है, ताकि आप अपने जो एक्चुअल लक्ष्य है एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने का या जेईई मेंस एडवांस में अच्छे रैंक से क्लियर करने का, उसको आप कहीं पीछे ना छोड़ दो गलती से भी। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ आवर ऑडियंस, स्पेशली इन ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चे तो क्योंकि मैम हमसे यही पूछते हैं कि हम इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, हम क्या करें, है ना। एंड नाउ अमेया इज हियर हु इज सेइंग कि यहाँ पर आपको कम से कम 11 से 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी, अपार्ट फ्रॉम सॉरी इंक्लूडिंग द क्लासेस एज वेल, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पर समझना होगा यार कि आपको एफर्ट्स तो पुट इन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो है फर्दर यहाँ पर आपसे एक बहुत ही है ना अच्छा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी यहाँ पे अनअकैडमी के साथ में रही है, तो यहाँ पर आपको क्या मतलब ऐसे स्टैंड आउट चीज लगी जिसको हेल्प किया है टू एक्चुअली चेंज दैट डेल्टा दैट वी ऑलरेडी नो दैट यू आर प्रीटी गुड, राइट। आप यहाँ पे 99+ परसेंटाइल पहले से ही आ रहा है, आई गेस। आप बता सकते हैं आपका फरवरी में कितना है? 99 पॉइंट कुछ ज्यादा ही आया था। फरवरी में 99.94 था, मार्च में 99.98 था। 98 था, तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट था, लेकिन वो स्कोप ही उतना है, एक ही परसेंटाइल बेसिकली जो है आपको कवर करना है, ठीक है। तो स्कोप ज्यादा नहीं है, तब भी आपने यहाँ पर जो कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिखाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आप जो भी कर रहे थे बिल्कुल सही करते इसका मतलब, ठीक है। तो आपकी ये जो जर्नी रही है अनअकैडमी के साथ में, क्या आपको लगता है कि यार ये स्टैंड आउट फीचर रहा, इसलिए मेरा यहाँ पर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हो पाया? आई थिंक मेन तो वही पॉइंट है कि वीक टॉपिक्स वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प हुई मेरे को, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स का एक्सेस था मेरे पास, तो मैं कभी भी जाके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें देख सकता था एंड अपने वीक टॉपिक्स को कवर कर सकता था। एंड प्लस स्पेशली जैसे ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड जो लॉकडाउन पीरियड हो गया है, पोस्टपोन हो गया एग्जाम, तो बहुत ही सारे एजुकेटर्स के एडवांस कोर्सेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज चल रहे हैं। सो आई हैव एक्सेस कि मैं उन सबको देख सकता हूँ एंड और अपने कंसेप्ट्स पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड अनअकैडमी के थ्रू मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए हैं जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन भी बिल्डअप हो जाता है, थोड़ा अवेयरनेस भी रहती है कि और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज वो यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक वो एक काफ़ी हेल्पफुल बेनिफिट मेरे को लगता है कि रहा है मेरे लिए अनअकैडमी के थ्रू। मेनली तो वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करना एंड सेकेंडली जो भी एक्सपोजर मेरे को एक्स्ट्रा मिला है और स्टूडेंट्स का एंड जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह हो पा रही है, वो आई थिंक काफ़ी बेनिफिट कर रहा है। तो ये आपने बहुत ही एक अमेजिंग बात बताई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके साथ में बाकी जो दोस्त जुड़े हुए हैं उन्होंने आपको फर्दर जो है कंपटीशन, क्योंकि आपको दिखाई दिया कि हाँ यार मेरे साथ साथ इतने सारे बच्चे और मेहनत करें तो मैंने और करनी चाहिए। एंड देन एक फ्रेंड सर्कल भी काफी मैटर करता है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपने जो है क्लोजेस्ट 5 पीपल जो है उनका हम एवरेज होते हैं, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपके वाकई जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इसलिए आपको काफी सपोर्ट मिला अनअकैडमी से। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि एक और अच्छी बात आपने बताई कि क्योंकि सब कुछ ओपन है, वंस यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो आप यहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स के मल्टीपल एडवांस के कोर्सेज जो हैं सभी एक्सेस कर पा रहे थे और आपने सभी का यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। एंड दैट इज अ स्टैंड आउट फीचर, आई completely agree with you. That is really amazing feature of Unacademy, that everything is open to the students once they are on this platform. Amazing. Yes, so Ameya, just let us know कि आप यहाँ पर basically बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, what will be most important tips for JEE Main as well as JEE Advanced, जो बच्चे यहाँ पर आपके जूनियर्स रहेंगे या आने वाले सालों में इस वीडियो के थ्रू कुछ अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे, क्या क्या आपको लगता है कि बिल्कुल बच्चों ने करना ही चाहिए? आई थिंक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए थ्रू आउट 11th-12th, मतलब डिलिजेंटली सारे लेक्चर्स देखने चाहिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना चाहिए। आई थिंक वो अगर डिलिजेंटली कोई कर ले तो एंड में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। बट अगर
कोई है जिसका थोड़ा बैकलॉग है एंड जिसकी प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आई थिंक एंड में आके 12th में एंड 12th के एंड में वर्क करना चाहिए कि उन टॉपिक्स को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा क्योंकि आपके करंट टॉपिक्स भी होंगे एंड आपको अपना प्रीवियस बैकलॉग भी कवर अप करना होगा, तो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर रहे हो। जो भी आपका बैकलॉग है आप उसे क्लियर करो एंड जो भी करंट टॉपिक्स है उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको भी साथ में लेके चलना है। उसके बाद एग्जाम से पहले आई थिंक पूरा प्रॉपर सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज वगैरह, सारे जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्लास में डिस्कस हुए हैं, PYQs मेंस के एडवांस के, वो तो आई थिंक मस्ट हैं, वो तो एग्जाम से पहले करनी चाहिए। उसके बाद जब आपका ये सब हो गया, सिलेबस कंप्लीट है, देन आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देने चाहिए। उससे थोड़ा, क्योंकि चैप्टर्स को अलग से सॉल्व करना एक बात होता है एंड टेस्ट में वो पूरा इतने सारे चैप्टर्स कंबाइंड एंड वो 3 hours की सिटिंग, तो वो आई थिंक उसके भी यूज टू होना पड़ता है। तो एग्जाम से पहले वो कंटिन्यूसली बहुत सारे टेस्ट देने चाहिए, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है एंड मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो मेरा एग्जाम भी अच्छा ही होगा। अपने आप को ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए, उससे फिर एग्जाम में पैनिक हो सकता है एंड और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ऑलरेडी क्योंकि मेरे फेबर मार्च में डिसेंट परसेंटाइल थी, इसलिए जुलाई में मैं काफ़ी रिलैक्स था कि मेरे को ज़्यादा बहुत इम्प्रूव नहीं करना है। तो आई थिंक वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि एग्जाम में मैं पैनिक नहीं हुआ एंड इस रीज़न से कोई सिली मिस्टेक्स नहीं हुई एंड मेरी 100 परसेंटाइल आ पाई। तो अगर मैं आई थिंक फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में देखूँ तो आई थिंक यही डिफरेंस था जो मतलब जिसकी वजह से ये चेंज आ पाया। Alright, so that was really amazing talking to you, Ameya. काफी सारे insights यहाँ पर definitely सभी बच्चों को मिलेंगे जो वही चीज aspire कर रहे हैं जो आप already हासिल कर चुके हैं। So again, a lot of congratulations from the entire team of Unacademy JEE. आप यहाँ पर अभी एडवांस की तैयारी में से समय निकालकर हमारे साथ में जुड़े हैं सभी बच्चों के लिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एज वेल। एंड आप जो है एडवांस में भी अमेजिंग परफॉर्म करके दिखाएं, है ना, यही हमारी जो है विश रहेगी आप सभी आपके लिए। एंड दैट्स इट, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर जो है बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे एंड वी वुड लाइक टू नो कि आप यहाँ पर एडवांस में किस तरीके से बहुत अमेजिंग तरीके से फोड़ा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और बच्चों, तो हमारे साथ में यहाँ पर अभी जो जुड़े हुए थे वो थे अमेया सिंघल। इन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है अभी यहाँ पर जो हमारा जेईई मेन का अटेम्प्ट हुआ है उसके अंदर। एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू एक्चुअली टू गेट द आंसर्स फ्रॉम द टॉपर्स। जो यहाँ पर हम अचीव करना चाहते हैं वो बच्चा ऑलरेडी अचीव करके बैठा है। तो आपको भी यहाँ पर जो भी सारे आंसर्स मिले उनके ऊपर अगर आप बच्चों वर्क करना स्टार्ट करोगे, आपका भी यहाँ पे परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। एंड यहाँ पे कंसिस्टेंसी की जैसे उसने बात करी, आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली अगर कनेक्टेड है अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर livedaily.me/JEE का जो लिंक है उसको भी एक बार ओपन करके जरूर देखें। वहां पर हमने आपको पूरी डिजिटल वीडियो बुक प्रोवाइड कर दी है। आपको क्लास 11th एंड 12th का पूरा यहाँ पर जो मटेरियल है वो मिल जाएगा एक सिंगल प्लेस के ऊपर, जहां से आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। आप अपनी जो है रिवीजन के लिए यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी अगर बना रहे तो उसको वहां पे फुलफिल कर सकते हैं। एंड दैट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी जेईई एस्पिरेंट। एंड आई थिंक अमेया ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि उसने टेस्ट काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली लिए थे। तो आई थिंक यहाँ पर जितने भी ऑडियंस में हमें बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी एक मेगा टेस्ट आने वाला है इस 22 अगस्त को, द अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट, जहाँ पे बिल्कुल आपके जेईई मेन पैटर्न में ही एग्जाम लिया जाएगा। एंड साथ में यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज ये है कि काफी सारे प्राइजेस भी यहाँ पर इवन 4 करोड़ वर्थ रुपीज प्राइजेस यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड इनफैक्ट वन ऑफ द प्राइज इज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर डेफिनेटली सारे के सारे बच्चों को ये टेस्ट लेना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा अमेया ने भी कहा था कि उनका एग्जाम टेम्परामेंट कैसा है, वो एग्जाम लिखते समय कैसा फील करते हैं, कूल लेके एग्जाम लिखते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। So I think this is a great opportunity that Unacademy is providing. So do participate in Unacademy Combat Test, which is happening on this 22 August. बच्चों यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं NASA एज योर एंट्री कोड। और अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, देन NASA will help you get the maximum possible discount. NASA, very easy to use and easy to remember. Make sure कि आप यहाँ पर जब भी कनेक्ट हो तो हमें यहाँ पर आके जरूर बताएं कि आप जो है हमारे साथ में यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म आपके साथ में। अदरवाइज हम यहाँ पर अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर तो हमेशा ही जुड़े हैं और आपको हमेशा ही यहाँ पर अनअकैडमी जेईई चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्वालिटी रिसोर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको यहाँ पर जो है सेशन के थ्रू
काफी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। इस तरह के और भी सेशंस बच्चों हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस फ्रॉम द टॉपर्स मिलता रहे। So all the best everyone. See you soon in the classes. Unacademy. Let's crack it.